नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। तुम लोग का टेस्ट कितने बजे से हो रहा है? 4 बजे से सर, 4 से हम लोग 5:30। का 4 बजे से है सर। अच्छा, आज कौन सा पेपर का है टेस्ट? हेलो, आज कौन सा पेपर का टेस्ट है? सर मशीन डिजाइन का शायद। अच्छा, लोग आ ही रहे हैं यार। एटीन लोग ही आए हैं, बाकी लोग कहाँ गए भाई? सब लोग अपना रोल नंबर डालो उसमें, चैट हाउस में जाके सभी लोग अपना अपना रोल नंबर डालो उसमें। डाल देंगे। चलो आज हम लोग देखते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम का डिजाइन, देखते हैं ये कैसे करते हैं, क्या होता है। आवाज आ रही है? सही है। यस सर। तो इसके लिए देखते हैं ऑफ ग्रिड का। तो हम ऑफ ग्रिड कनेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग ऑन ग्रिड के बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, क्या कनेक्शन होता है, क्या होता है। तो उसको देखते हैं हम लोग आज। देखो, जब हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम की बातें करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि बैटरी बैकअप नहीं होता। उसमें डायरेक्ट जो है पैनल से करंट जो आ रहा है, जो पावर आ रहा है, वो ग्रिड को जाता है, ठीक है। और ग्रिड से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाउस में जो भी लोड हमारा रिक्वायरमेंट है उसको लेते हैं, या फिर अगर आपका एसी लोड है तो उसको एसी लोड को डायरेक्ट वो सप्लाई होता है, ठीक है।
सिंपल सा है इसमें कि ये ग्रिड आपने फोटोवोल्टिक सिस्टम लगा रखा है इस तरह से, दो आपका सीरीज एंड पैरेलल सेक्शन बना हुआ है, इसके साथ एक इन्वर्टर ये है, दूसरा इन्वर्टर ये है। अब इसमें आप देखेंगे सबका पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन बॉक्स टाइप का बना हुआ। इस जंक्शन बॉक्स से दो पॉजिटिव निगेटिव निकला, वो आ गया यहाँ इन्वर्टर सिस्टम में। सेम इसी तरह से इन्वर्टर में आया। ये इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए एसी आउटपुट में आया। अब ये क्या हो गया, एसी कंबाइंड बॉक्स लगा हुआ है। कंबाइंड बॉक्स कहने का मतलब यहाँ से जो एसी आउटपुट आएगा और यहाँ से जो एसी आउटपुट पड़ेगा, दोनों को कंबाइंड करके ये आपको आउटपुट देगा। तो दोनों को कंबाइन के इस तरह से, अगर आप सपोज दैट ह्यूज कैपेसिटी का पावर प्लांट लगा रखे हैं सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का, तो नंबर्स ऑफ कनेक्शन होंगे। मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था, जो ऑरेंज कलर का बॉक्स वगैरह लगे हुए थे, वो सभी अलग अलग ग्रुप का वो इन्वर्टर सिस्टम था। इस तरह से नंबर्स ऑफ इन्वर्टर सिस्टम लगे होंगे जब मेगावाट में कैपेसिटी होगा प्लांट का। तो इस सबको जोड़ के एक जगह जो जंक्शन बॉक्स बोल रहे थे या कंबाइंड बॉक्स बोल रहे थे, वहां पे वो आएगा, तो वो पावर क्या करेगा, सबको कंबाइंड करके ये सप्लाई कर देगा। ये सप्लाई आया। अब एसी रिकम्बिनेशन बॉक्स, ये यहाँ पे तो आपका इनपुट आ गया। अब यहाँ से आपको आउटपुट क्या निकालना है, एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो हमारे जो सोसाइटी में ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां पे क्या होता है, 11,000 या समथिंग का ये आता है। फिर उसको क्या करता है, डिवाइड करके एज पर द रिक्वायरमेंट, हमारे जो सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट का, हमारे घर में या 240 वोल्ट का, उसमें डिवाइड करके वो सप्लाई करते हैं। तो वो यही काम कर रहे हैं। यहाँ से ये सारा पावर ले लिया, सारे उससे फोटोवोल्टिक सिस्टम से इंडिविजुअल इन्वर्टर लगा हुआ है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, ये भी डीसी को। अब ये क्या हो गया, सारे कंबाइंड होके यहाँ पे कंबाइंड हो गया पावर। अब ये पावर जब कंबाइंड हो तो रिकम्बाइंड बॉक्स यहाँ पे लगा दिया, और ये रिकम्बाइंड बॉक्स क्या करेगा, एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा सप्लाई देगा। ये है देखिए, ये है आपका ट्रांसफर कितना, 1000 VA का है, ये देख रहे हैं आप, 1000 VA का। फिर ये आया यहाँ पे, ये आपका LVMB सब स्टेशन है। जो सब स्टेशन आपका बना होता है, आप देखेंगे हर लोकेशन पे आपका सब स्टेशन बनाता है, जो क्या करता है, डिवीजन का काम करता है, पावर के सप्लाई को कंट्रोल करता है। वहां पे चला जाएगा और फिर वहां से आपका जो सप्लाई है उस हिसाब से सप्लाई कर दिया। ठीक है। लेस डीसी स्ट्रिंग केबल्स एंड DCIR लॉस हाईली फ्लेक्सिबल। आपको पहले भी बता रखा है कि जो हमें केबल का साइज रखना है फोटोवोल्टिक सिस्टम से इन्वर्टर तक का, वो क्या कर रखना है, जब भी डीसी की बात होगी तो स्ट्रिंग जो लेंथ है साइज केबल का, वो लॉस छोटा रखना है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उसमें लॉसेज ज्यादा होता है। तो इसीलिए इन्वर्टर वेरी क्लोज टू ये सिस्टम होना चाहिए फोटोवोल्टिक सिस्टम पे। ऐसा नहीं कि यहाँ आपने पैनल लगा दिया, छत पे लगाया है, और ग्राउंड फ्लोर पे 5 फ्लोर का अगर बिल्डिंग है, आपने टॉप पे लगा दिया, ग्राउंड पे लगा दिया इन्वर्टर, तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। आप ट्राई यही कीजिए कि जहाँ पे आपने पैनल इंस्टॉल किया है वहीं पे आपका इन्वर्टर इंस्टॉल होगा, और वहीं पे ये कंबाइंड बॉक्स लग जाएगा, एसी कंबाइंड बॉक्स लगेगा। फिर यहाँ से आपको जहाँ ले जाना है, जितना दूर ले जाना है आप ले जाइए, क्योंकि एसी में जितनी लॉस नहीं होता उतना डीसी में लॉस होता है। डीसी में भी लॉस होता है, लेकिन डीसी में ज्यादा लॉस होता है। ठीक है। वही चीजें बोल रखा है कि लेस डीसी स्ट्रिंग केबल एंड DCIRS लॉस, जिसको रेजिस्टेंस लॉस बोलते हैं, हाईली हाई फ्लेक्सिबल, नो नीड ऑफ डेडिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर इन्वर्टर माउंटिंग। इन्वर्टर माउंटिंग का कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, आप कहीं भी वाल में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो एक पैनल टाइप का, बॉक्स टाइप का बना दीजिए, उसमें सारे इन्वर्टर को फिक्स कर दीजिए, ताकि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। इन्वर्टर क्लोज टू द पीवी मॉड्यूल, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन्वर्टर का होना चाहिए पीवी मॉड्यूल के क्लोज होना चाहिए। क्यों, रिड्यूस इलेक्ट्रीफाई पोर्सन ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग फॉल्ट, कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ द यूजेबल स्पेस विद इन द बाउंड्री। लॉसेज भी कम होंगे, प्लस ये स्पेसिफाई कर रखा है, इसके रीजन से क्या करते हैं, इन्वर्टर क्लोज टू पैनल होना चाहिए, ये दूर नहीं रखेंगे, जितना दूर रखेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम है, लॉस भी होगा। इसीलिए हमें इन्वर्टर को ये रखना है। जब एक बार एसी में कन्वर्ट हो गया, ये कंबाइंड बॉक्स में आ गया, यहाँ से आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए। आप देखेंगे जो बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, बड़ा सा वो जो आपका पैनल, कंट्रोल पैनल होता है, वो लगा होता है। उस पैनल में क्या होता है, सारे भी जितने भी फोटोवोल्टिक सिस्टम बने हुए हैं, जो कन्वर्टर लग गया, जो एसी आउटपुट मिल रहा है, वो सारा सारा उसमें जाता है। अभी तक 18 बच्चों का आया है अटेंडेंस। जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाया है, उसमें चैट हाउस में जाकर अटेंडेंस लगा दो। तो इस तरह से हम लोग ये ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए काम करते हैं। अब ये देखिए, ये लगा हुआ है आपका,
ये आपका इन्वर्टर सिस्टम है, आपका पैनल ऊपर, ये यहाँ पे पैनल है ऊपर में छत पे, यहीं पे नीचे में इन्वर्टर लगा दिया है। जितने भी केबल्स होंगे जो इस ग्रुप का होगा ये इसमें आ जाएगा, ये एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर यहाँ से जहाँ ले जाना है आपको ले जाइए। तो यहाँ पे वेरी क्लोज टू रखा है पैनल के, आप इससे दूर नहीं ले जाइए, दूर दूर ले जाएंगे तो डीसी और जो आपका वायर है बहुत ज्यादा लंबा होगा, लॉसेज होंगे। उस वजह से आप क्या करें कि इन्वर्टर वेरी क्लोज टू ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसमें पैनल रखा हुआ, ये आप देख रहे हैं ये सब पैनल है, ये ऊपर में, ठीक है, ये पैनल है और उसके नीचे ही जस्ट नीचे इन्वर्टर को फिक्स किया गया। ये आपका वो इन्वर्टर इंस्टॉल नेक्स्ट टू द एसी कंबाइंड ग्रुप, ये यहाँ पे सेम ही चीज़ है, उसमें तो कुछ अंतर है नहीं, आप यही देखिए 1600 एम्पियर का ये है, आपका एलवी है, ये 1000 VA का है, तो सेम ही चीज़ है। ये देखिए ये सारे यहाँ पे पैनल लगे हुए हैं, ये देखिए इस ग्रुप का ये वायर आ रहा है, इस ग्रुप के लिए अलग अलग इन्वर्टर, एक इन्वर्टर, दो इन्वर्टर, 3 4 5 6, तो इतने ग्रुप लगे होंगे इसमें, सीरीज एंड पैरेलल लगे होंगे, एक सीरीज में लगे होंगे। तो सबको क्या किया, पहले इन्वर्टर में ले आया, इन्वर्टर से क्या हो गया एसी में आया। ये जो है ये कंबाइंड बॉक्स है, ये जो आप देख रहे हैं जो पैनल है ये कंबाइंड बॉक्स है, सारे से जो एसी आउटपुट आ गए ये इसमें आ गए, और इससे टोटल का कंबाइंड करके सप्लाई कर दिया कहाँ पे, ग्रिड में सप्लाई कर दिया। जो आपका वो जो कंट्रोल यूनिट जो है जहाँ पे कंट्रोलिंग होती है वहां पे जाता है, फिर वहां से, क्योंकि ये क्या करेगा, आप ग्रिड में डायरेक्ट मीटर लगा के सप्लाई इसलिए नहीं करेंगे, इसकी कैपेसिटी हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो ये ग्रिड में देंगे। और जो बड़ी, अगर बड़ा प्लांट है तो, अगर छोटा आपने प्लांट छत पे लगा रखा था तो आप डायरेक्ट मीटर लगा के उसके अनुसार ऐसो, तो फिर आप जो मीटर की कैपेसिटी होगा उसी के अनुसार ये कंबाइंड बॉक्स से पावर आउटपुट देंगे, उससे ना ज्यादा देंगे ना उससे कम देंगे, तभी जाके वो कंबाइंड हो पाएगा। लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये चला जाएगा आपका सब स्टेशन में जहाँ पे है सो ये उसको कंबाइंड करेगा और फिर एज पर द रिक्वायरमेंट है सो अपना वो सप्लाई देगा। तो इन्वर्टर अभी अगर आपको एसी कन्वर्ट करना है तो इस सीरीज में जो जितने भी सीरीज बने हुए पैनल का जो वायर आएगा उसके लिए एक इन्वर्टर लगेगा। इसी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसका मतलब है कि 7 सीरीज यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें पैनल लगे हुए हैं। और ये जो वायर आप देख रहे हैं वो इस सीरीज से ये कनेक्ट होके आ रहा है, ये वायर जो इनपुट इसमें आ रहा है, ठीक है। ये वायर का देख रहे हैं थिकनेस कितना है, इस तरह से ये मोटा वायर लेते हैं हम, उसको कवर भी कर देते हैं हम। जैसे तो यूवी अगर रेजिस्टेंस है, जो वायर जनरली सोलर में यूज होता है वो यूवी रेजिस्टेंस होता है। यूवी रेजिस्टेंस होने से क्या होता है कि वो हमारा वायर क्या होता है सनलाइट में एक्सपोज होता है। अगर आपका यूवी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो यानी कि खराब हो जाएगा। जो घर में हम लोग वायरिंग करते हैं अगर वो सनलाइट में आप यूज करेंगे उसके कलर चेंज होने लगते हैं, उसके बाद वो डैमेज हो जाता है। अगर वो यूवी रेजिस्टेंस है तो उसके सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जल्दी वो खराब नहीं होगा। तो जनरली जो सोलर में जो यूज होता है वो यूवी रेजिस्टेंस वायर ही यूज होता है। यूवी मींस अल्ट्रा वायलेंट। ये आपका सब स्टेशन बना हुआ है जो कंबाइनिंग बॉक्स इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया सारे पावर, अब यहाँ से आपका डिवीजन होगा। ये कंबाइंड बॉक्स उसी चीज को फिर से दिखा रहा है, इन्वर्टर इंस्टॉल नेक्स्ट टू द एलवी एंड एमबी ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है उसके नेक्स्ट पे ये लगे होंगे। आउटपुट ये ले रहा है यहाँ से, फिर वो इनपुट दे रहा है। ये आपका दिखा रखा है कि कैसे ये ट्रांसफार्मर जो है, जो आपका ग्रिड का जो ट्रांसफार्मर है वो है ये, ठीक है। और इसमें आके ये यहाँ पे तो कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ से जो पावर आउटपुट होगा और वहां से जो पावर आउट होगा वो जाएगा सब स्टेशन में जो डिवीजन करता है। और डिवीजन कर जब वो कंबाइंड करेगा फिर वो उसको डिवाइड करके आपको घर में सप्लाई देगा। यहाँ से डायरेक्ट नहीं है इसमें, आप ये तो हाउस होल्ड या फिर इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ट्रांसफर इंस्टॉल होता है। ये ट्रांसफर जो होगा वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो डिफाइंड होता है। जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट या 240 वोल्ट का आ रहा है तो उसका अलग ट्रांसफार्मर होगा, अगर इंडस्ट्री वाला 420 यूज कर रहा है तो उसका अलग ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये डिजाइन किया होता है। उसमें भी जरूरी रहता है ट्रांसफार्मर लगाना। क्या ट्रांसफार्मर लगाना या मतलब हाउस होल्ड में भी जरूरी रहता है ग्रिड ग्रिड तो सिस्टम में। हमारे हमारे आपके पास आपके घर में जो आ रहा है करंट जो आ रहा है वो ट्रांसफर के थ्रू ही आ रहा है बेटा। वो क्या होता है सब अच्छा स्टेशन अच्छा। में जाता है, तो सब स्टेशन में 1000 11,000 12,000 वो जो आप लोग जानते हैं हैवी कैपेसिटी वाला जो आता है, जहाँ पे जैसे पावर प्लांट एनटीपीसी दादरी है, वहां से जो पावर अच्छा आएगा वो आपके घर में जो आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं आता है। उसमें क्या होता है ह्यूज कैपेसिटी का वो करंट आता है, वो पावर आता है 11,000 वाला, या लाखों में आता है। वो जो बड़ा बड़ा टावर जो लगाता है वो लाखों में कैपेसिटी होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर में आता है वो 11,000 का आता है। अब उसको क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं वो
220 वोल्ट में कन्वर्ट करके, और जो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो कन्वर्ट करते हैं। तो होता है क्या है, जितने भी सोसाइटी है, सोसाइटी में जो हाउस होल्ड है, सबकी रिक्वायरमेंट 220 या 240 है। तो वो एक वायर वो कनेक्ट, वो वहां से आउटपुट निकालते हैं जो 220 या 240 का होगा, जो आपके हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट है। तो आपको मिल जाएगा 220 या 240 वाला। अगर इंडस्ट्री है, उसको मशीन चलाना है, उसको ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए अलग ट्रांसफार्मर होगा। वो ट्रांसफार्मर अगर 220 का है, अगर उसमें कैपेसिटी है कि मल्टी कन्वर्जन कैपेसिटी है कि 220 भी कर सकता है, 440 भी कर सकता है, तो एक ही ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा। नहीं तो अब क्या होता है कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आने लगे हैं। आपके सोसाइटी में देखेंगे कि 10 यानी कि हाउस होल्ड है, उस पर एक छोटा ट्रांसफार्मर बैठा दिया, वो कंट्रोल करेगा 220 का। फिर 10 हाउस होल्ड है उस पर। पहले क्या होता था, एक ही जगह सोसाइटी में लगता था और नंबर्स ऑफ हाउसेज जो होते उसको सप्लाई करते थे, ठीक है। तो उस हिसाब से वो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो छोटे वाले जो हाउस होल्ड के लिए तो वो 220 का फिक्स है या 240 का, उतना ही होगा, उसको आप इंडस्ट्री के लिए नहीं यूज कर सकते। इंडस्ट्री को यूज करना है तो आपको ये बिगर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जिसकी कैपेसिटी 420 या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार होनी चाहिए। इससे आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप मशीन चलाएंगे हैवी लोड का, 220 पे डालेंगे, आपका ट्रिप हो जाएगा, आपका मशीन चलेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर मल्टीपर्पज है, दोनों में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक ही ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा। नहीं है तो फिर आपको अलग से ट्रांसफार्मर लगा देखेंगे। जब जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सबके अपने ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से आया और उसने वायर मशीन में लगा दिया, ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन आप जानते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट है वो अप करेगा, जहाँ नहीं रिक्वायरमेंट है वहाँ डाउन करेगा। घर में जो हम लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं, क्या करता है, डाउन को अप करता है, अप को डाउन करता है। तो उसी तरह का ये ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर कंट्रोलिंग करने के लिए यूज होता है। जो हमारा करंट है, जो पावर आ रहा है, उसको कंट्रोल करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो सप्लाई देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें फ्लक्स होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है कॉइल में, जी और सर। उससे फिर ऐसे कंट्रोलिंग किया था। ट्रांसफार्मर मेन जो होता है कंट्रोलिंग यूनिट होता है। मैंने बताया था ना कि ह्यूज कैपेसिटी का अगर कोई चीजें यूज कर रहा है, 8-11 हजार का आपकी रिक्वायरमेंट कम है, तो उसको वो लॉस करा के फिर आपको ऐसो जो एज पर द रिक्वायरमेंट दिया जाता है। अगर उतनी ह्यूज कैपेसिटी जाएगी हाउस होल्ड में तो हम बर्निंग आउट हो जाएगा, घर में आग लग जाएंगी। इसीलिए ऐसो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये है डीसी सिस्टम डिजाइन। आपने अभी दिखाएंगे थोड़ा सा, एक स्लाइड्स बना हुआ है, एनिमेटेड स्लाइड है कि कैसे इसमें कंट्रोलिंग करते हैं। जो हाइब्रिड ग्रिड, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसको कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले इसमें देखिए कि क्या है जो डिजाइन हम करते हैं। जो डीसी सिस्टम आपको पहले भी बताया, इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली जो पहले स्लाइड में नहीं दिखाया गया। नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन स्ट्रिंग इनटू वीओसी। वीओसी क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन द इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो वी मैक्स होगा, आई मैक्स वी मैक्स मैंने बताया था, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट। जो इन्वर्टर का जो कैपेसिटी होगा वी मैक्स का, उससे ऑलवेज ये लेस होना चाहिए। द नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन स्ट्रिंग एंड वीओसी। सपोज दैट कि स्ट्रिंग में क्या है, 10 मॉड्यूल है, ठीक है। और वीओसी क्या है उसका, कि अगर सपोज दैट कि 12 वोल्ट का है और 15 वोल्ट दिखा रहा है वीओसी, या 17 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका इन्वर्टर का जो बीमैक्स होना चाहिए 10 × 17, मतलब 117 से ये जो होगा इन्वर्टर का ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि 180 होना चाहिए या 175 होना चाहिए। ये ऑलवेज उससे लेस होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो इन्वर्टर जो आपका जो डीसी से एसी कन्वर्ट कर रहा है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ओवर कैपेसिटी हो जाएगा इन्वर्टर पे, तो इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा आपका। तो क्या होना चाहिए, ये जो आउटपुट जो स्ट्रिंग से हमें मिल रहा है, जो इन्वर्टर में जा रहा है, शुड बी लेस देन द इन्वर्टर बीमैक्स। बीमैक्स से लेस होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन स्ट्रिंग इनटू बीएमएमपी, ये क्या है आपका, मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज, यही है ना जहां पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलता था हमें। शुड फॉल विद इन द इन्वर्टर एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। जो इन्वर्टर का जो वोल्टेज रेंज है, एमपीपीटी जो ट्रैकिंग पॉइंट है इन्वर्टर का, उससे क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग और बीएमपी दोनों को मतलब इसका लेस होना चाहिए, कभी भी इन्वर्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब आप इन्वर्टर लगाएंगे तो इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के लिए ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग इनटू वीओसी शुड बी लेस देन द इन्वर्टर वीमैक्स। उसके बाद नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन स्ट्रिंग इनटू वीएमपीपी ऑफ द मॉड्यूल शुड बी लेस देन एमपीपीटी वोल्टेज ऑफ द इन्वर्टर। उसके बाद क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट स्ट्रिंग करंट जो है वो शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन द इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट।
ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपका ये नहीं फुलफिल कर रहा है, फिर आपका इन्वर्टर फंक्शनिंग नहीं करेगा, आपको डीसी से एसी में कन्वर्ट करके नहीं देगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो अंडर कैपेसिटी है, आप उस पर ओवर कैपेसिटी दे रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। तो होना क्या चाहिए, शुड बी लेस देन होना चाहिए। जितना भी शॉर्ट सर्किट करंट है, अगर उसका वैल्यू 10 है इन्वर्टर का मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट, तो हमारा जो स्ट्रिंग का जो करंट होना चाहिए शुड बी लेस देन 10, मतलब 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है, 9.5 तक चलेगा, 9.8 तक चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो इन्वर्टर आपका नहीं काम करेगा, और फिर इन्वर्टर से बीप की आवाजें हो सकती आएगी, या फिर कुछ इस तरह की इन्वर्टर ओवरलोडेड दिखाएगा, आपका ओवरलोड का साइन आ जाएगा, उसमें सिंबल होता है जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, आप देखना ओवरलोड दिखाने लगता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी जब डिजाइन करेंगे। तो यह है आपका ये चीजें हमने पहले भी देखी है, तो इसमें कुछ नई चीजें बतानी है। ये आपको पता है मैक्सिमम पावर, ये आपका पता है वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में, ये करंट इतना है, उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज दिस मच, शॉर्ट सर्किट करंट, ये टेम्परेचर इफेक्ट पावर में दिस मच परसेंट इंक्रीज होगा जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े घटेगा। ये किसका है, ये है आपका सिंपल डिजाइन फॉर द कैनेडियन सोलर। कैनेडियन सोलर जो है उसका है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, विक्रम सोलर का देखा था। विक्रम सोलर से पहले हम लोगों ने उससे पहले देखा था टाटा पावर का। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कैनेडियन सोलर का देख रहे हैं। सबका आप देखेंगे ये जो स्पेसिफिकेशन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये चीजें आप देखेंगे। ये तो नो जो आपका VMP है वो तो डिपेंड करेगा इस पे पी मैक्स पे, ये तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300 वाट के पर इक्वल आएगा। VMP और ये IMP को मल्टीप्लाई कर दिया मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट को, तो इसके बराबर आएगा। लेकिन ये जो है कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसको जब आप फील फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इसके बराबर आएगा। अब रही बात, अगर ये डेटा पता है हमें तो हम फील फैक्टर निकाल सकते हैं। फील फैक्टर आपको पता है कि क्या हो जाएगा, पी मैक्स अपॉन ये VOC एंड ISC को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको फील फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि ये आपको टेम्परेचर के साथ VOC ये डिक्रीज हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट ये इंक्रीज कर रहा है, और नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशन जो है इसका दे रखा है, ये है आपका, इसको हटाता हूं मैं, ये देखिए ये है आपका 45 ±2 नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, ये इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। मतलब कि इतना टेम्परेचर तक ये परफॉर्मेंस इसका NOCT जो है ये है नॉमिनल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। इससे बियॉन्ड जाने पर आपका जो ऑपरेशन है वो नॉमिनल नहीं होगा, यानी कि उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आएंगे, लॉसेस ज्यादा आएंगे। अब इसमें देखिए आप कि जो कैलकुलेशन हमने पहले किया था वही कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाया। ये क्या है आपका सिंपल डिजाइन स्कीम इलेक्ट्रिक 20 किलोवाट इन्वर्टर के लिए कैसे आप डिजाइन करेंगे। वो इन्वर्टर पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, उसमें DC कनेक्शन था, तो हमने पहले देखा था बैटरी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए एज पर द लोड रिक्वायरमेंट, फिर हमने देखा पैनल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, फिर इन्वर्टर के बारे में हमने रफ आइडिया लिया था कि ये अब इन्वर्टर का हम ये इन्वर्टर क्या बना रहे हैं कि जो हमारा DC से AC कन्वर्ट करेगा उसके लिए देख रहे हैं कि कैसे हम चूज करेंगे, कैसे हम डिजाइन करेंगे इन्वर्टर को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन देखें, इनपुट कितना है, दिस मच वोल्ट है, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज कितना है, ये है, मैक्सिमम आउटपुट ओपन सर्किट मैक्सिमम क्या है, ये है मैक्सिमम आउटपुट, ये आपका MPPT स्ट्रिंग 2 और 4 ये दे रखा, नंबर्स ऑफ MPPT स्ट्रिंग पर MPPT, इतना MPPT चार्ज कंट्रोलर 2 लगा हुआ है, स्ट्रिंग कितने हैं 4 है, मैक्सिमम DC इनपुट करंट दिस मच, मैक्सिमम एरे शॉर्ट सर्किट ये। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, ये एक मॉडल का है, ये दूसरे मॉडल का है, इसकी वोल्टेज जो है ये ज्यादा है, इसकी आप देखेंगे ये जो है मैक्सिमम आउटपुट ये तो सेम है, बट आप इसमें देखिए कि वाटेज आप देखेंगे मैक्सिमम DC इनपुट पावर जो है ये इसके देखिए इससे ज्यादा है। तो ये ऑब्वियस मॉडल के है डिफरेंट मॉडल के ये। तो ये तो आपका इनपुट था, ये सब क्या है, ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट दिखा रहा है। जब AC के फॉर्म में देगा तब ये क्या देगा, ये क्या देखा रेटेड आउटपुट, जब PF यानी कि पावर फैक्टर 1 है, पावर फैक्टर तो सब लोग जानते होंगे, तो ये 20 किलोवाट है, ये 25 किलोवाट है, मैक्सिमम एपरेंट पावर ये है, ठीक है, नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज ये इसमें ये है, सबका अलग अलग दे रखा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये आउटपुट में आज ऑलवेज आप देखेंगे जो भी सप्लाई आता है उसमें फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है, HZ दे दिया जाता है, HZ इसको बंद करो। तो इस तरह से आपको ये आउटपुट मिल रहा है। अब इसी डेटा को लेके हमें डिजाइन करना है,
ये जो आप डेटा देख रहे हैं इस पे हमें डिजाइन करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्वर्टर एमपीपीटी स्ट्रिंग वोल्टेज हमें दे रखा था 350 वोल्ट, ये देखिए है ना 350 से 800 वोल्ट, तो हमने 350 इससे लिया 350 वोल्ट। भी एमपीपीटी ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल का कितना है, मॉड्यूल का आपको दे रखा है 36 पॉइंट, कहाँ गया ये मॉड्यूल, ये बी एमपीपी ऑफ मॉड्यूल 36.1 वोल्ट, इसमें मॉड्यूल का देखिए इधर है ये 36.1 वोल्ट ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल गया आपको, ये निकल गया इस 9.69 मॉड्यूल्स मिनिमम। ठीक है, तो ये अगर ऐसे निकाल रहे हैं तो ये गलत होगा। अब रही बात की क्यों गलत होगा सर, तो गलत इसलिए होगा कि आपने इसमें टेम्परेचर पैरामीटर नहीं लिया है। आपको दे रखा है डेटा में कि टेम्परेचर के साथ VOC का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पे आपने देखा था ये जो पैरामीटर था इसमें क्या दिखाया कि टेम्परेचर अगर है तो पीमैक्स दिस मच 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, VOC दिस मच 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिक्रीज करेगा। लेकिन आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, आपने रफली क्या निकाल दिया, ये डायरेक्ट डिवाइड करके ये निकाल दिया कि दिस मच मॉड्यूल क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, मतलब 9.69 मॉड्यूल सीरीज में होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10 मॉड्यूल आप सीरीज में बोल रहे हैं, क्योंकि क्यों हम वोल्टेज के लिए निकाला, वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इतने मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हमारा गलत है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। क्यों, अब देखिए अब इसी चीज को हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारा मॉड्यूल का वाटेज है यही है। अब पी मैक्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताया है कि इतना मैक्सिमम पावर है सो पर डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करेगा। वी एमपीपी वी जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दिखाया है 36.1। ये जो डेटा हो दिया रखा होता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है एसटीसी का एट एसटीसी कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे ये वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है क्लाइमेट टेम्परेचर तो बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसका तो वेरिएशन आपने लिया नहीं, तो अगर वेरिएशन नहीं लेंगे तो फिर ये कैलकुलेशन गलत आएगा, तो उसको लेना पड़ेगा हमें। तो ये ले लिया 36.1 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब क्या किया, अब टेम्परेचर वेरिएशन लिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना घट रहा है। ठीक है, ये पी मैक्स का है, वोल्टेज में भी आप देखेंगे तो सेम ही वैल्यू दे रखा है कि टेम्परेचर के साथ जो बढ़ रहा है घट रहा है ये है। आप ये देखिए टेम्परेचर के साथ ये पी मैक्स है, ये VOC इतना है, ये इतना है, और तो ठीक है, तो ये वी मैक्स दिखा रहा है देखिए 0.43। अब रही बात कि अगर वी मैक्स ये है तो वी मैक्स के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, जबकि हम तो वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो V होता है आपका वो पी मैक्स के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो अगर 43% पी मैक्स डिक्रीज हो रहा है तो पी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मैक्स, बी एमपीपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वोल्टेज को भी इतना ही परसेंट डिक्रीज करेगा, इसीलिए यहाँ पे ये 43% यूज हो रहा है। लेकिन ये जो डेटा है वो पावर के लिए है और ये क्या है, ये वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं हम, क्योंकि पी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, वी मैक्स इंटू आई मैक्स। ठीक है, तो आई मैक्स में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता है आई मैक्स। ठीक है, वी मैक्स ये जो वोल्टेज है वो घटता है, तो वो कितना घटेगा, वी मैक्स आपको जो डेटा दे रखा है वो ओपन सर्किट वोल्टेज का डेटा दे रखा है टेम्परेचर के साथ। ये क्या बताया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो इतना परसेंट ओपन सर्किट वोल्टेज डिक्रीज करेगा। आपको मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में नहीं बोला है, इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम कहां से लेंगे, इस डेटा से लेंगे कि पी मैक्स जो है वो इतना परसेंट घट रहा है। तो पी मैक्स कैसे घटेगा, जब करंट और वोल्टेज दोनों में से किसी में वेरिएशन होगा तभी आए घटेगा। ठीक है, तो ये जो है जनरली वोल्टेज ही घटता है, करंट आप देखिए शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आई एमपी भी स्लाइटली इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो अगर पी मैक्स डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट पे जो होता है वो डिक्रीज करेगा, इसीलिए हम लोग इसमें वोल्टेज में माइनस करेंगे। अब इसको ले लिया कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें कैलकुलेशन करना है, कहाँ पे, अभी ये क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड 70, तो 25 को 70 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हमने कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 29.1 वोल्टेज। अभी हम लोगों ने क्या लिया था 36.1 वोल्टेज, ये डायरेक्ट लिया था। अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अब ये देखिए 29.1 वोल्ट आया और आपका
जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना था 350 वोल्ट, इससे आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 12.01। ये अप्रोक्सीमेटली 12 मॉड्यूल्स आ गए इन सीरीज। पहले कितना आ रहा था 10 मॉड्यूल्स इन सीरीज। तो ये कैलकुलेशन आपका रॉन्ग होगा, ये कैलकुलेशन सही है क्योंकि इसमें आपने टेम्परेचर वेरिएशन भी लिया है। ये अच्छा, अब ये रही बात कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर है, मॉड्यूल का टेम्परेचर है या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, बताओ। मॉड्यूल का। किसका, मॉड्यूल। मॉड्यूल, हाँ। अगर आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सपोज दैट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मॉड्यूल का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 45 या 48 के आसपास होता है। अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इन्वायरमेंट और मॉड्यूल के टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 जा रहा है, 48 जा रहा है, तो आपके मॉड्यूल का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये जो कैलकुलेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं मॉड्यूल टेम्परेचर यूज करते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं यूज करते हैं। बट ये नहीं कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द एसपीवी सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। परफॉर्मेंस ऑफ द एसपीवी सिस्टम टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही वो बढ़ेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक होता है, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है वो हीट अप ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं मॉड्यूल लेते हैं, मॉड्यूल का टेम्परेचर ये ले रहे हैं हम लोग, एम्बिएंट का टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर जो होगा ये अगर 70 डिग्री है तो अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा आपका एम्बिएंट का टेम्परेचर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा मॉड्यूल का टेम्परेचर, जैसे कि अगर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो मॉड्यूल का टेम्परेचर में वेरिएशन 35 या 36 ही मिलेगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब 35 पे आप जाएंगे तो मॉड्यूल का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली आपको 45 के आसपास मिलेगा। और ज्यादा जब आप 40 के पास जाएंगे तो मॉड्यूल का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 55 के आसपास मिलेगा। और ज्यादा जब आगे बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली वो और ज्यादा इंक्रीज करते जाता है। अगर आप चले गए 45 के आसपास तो मॉड्यूल का टेम्परेचर चला जाएगा 65 के आसपास, और उससे ऊपर बढ़ेंगे। इसमें तो ज्यादा है सर। किसमें, इसमें 70 है ना 25 का। और तो ये मैक्सिमम ले रखा है ना कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड मॉड्यूल का टेम्परेचर है, ये है नहीं वैसे कि उसके हिसाब से तो 35 होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट का टेम्परेचर, ये तो बताया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे ये वोल्टेज है, ठीक है। और 70 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर वेरी होके हो गया तो क्या होगा, ये है, ये नहीं बताया आपको कि एम्बिएंट टेम्परेचर है। यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर जो होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड मॉड्यूल का टेम्परेचर है, इसका मतलब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 50 प्लस के आसपास होगा, ठीक है, 50 प्लस के आसपास होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 52 या 53 के आसपास होगा। इतना डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट का टेम्परेचर होगा, तब मॉड्यूल का टेम्परेचर आपका 70 के गया है। हाँ अक्षत बोलो। सर जैसे सर 12.01 मॉड्यूल आया है। अक्षत को बोलने दो, अक्षत को कुछ बोल रहा है। हाँ सर बोलो। ये समझ में नहीं आया सर, जो है ये समझ में नहीं मतलब आया, 50 के ऊपर लेंगे तो 70 कैसे, मतलब देखो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एम्बिएंट का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर हमारा 70 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, ठीक है, सॉरी एम्बिएंट का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो तुम्हारा मॉड्यूल का टेम्परेचर ऑलवेज क्या होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा होता है। जैसे अगर एम्बिएंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो तुम्हारा मॉड्यूल का टेम्परेचर जो होगा 30-35 के आसपास होगा। अगर तुम्हारा एम्बिएंट का टेम्परेचर 15 डिग्री या 18 डिग्री सेंटीग्रेड है तब तुम्हारा मॉड्यूल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्योंकि ऑलवेज क्या होता है जो मॉड्यूल का टेम्परेचर होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो डायरेक्ट जो इरेडिएशन पड़ रहा है ना वो सिलिका को बना होता है, आपने देखा होगा उसका कलर ब्लैक या ब्लूइश टाइप का होता है, तो उसकी ऑब्जर्विटी ज्यादा होती है। इस तरह से बनाया जाता है, उसकी कोटिंग इस तरह से किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इरेडिएशन को ऑब्जर्व करे, ठीक है। और वो ग्लास भी होता है तो उसमें जब इंट्रैप हो जाता है तो इंट्रैप होने के बाद वो निकल नहीं पाता है वहां से, तो उसकी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ती है। जैसे आपको याद होगा मैंने क्लास में भी पूछा था कि गर्मी के दिनों में जब हम लोग कार वगैरह खड़े कर देते हैं और ग्लास को क्लोज कर देते हैं और जब जाते हैं और आते हैं तो एम्बिएंट का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम विंडो गाड़ी का गेट खोलिए आप अंदर जाइए तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, बताया था ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हाँ, वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं, जो मतलब सर इंट्रैप हो जाता है। हाँ, जो सर लो लाइट बाहर नहीं निकल पाता है।
जो लो वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ रहता है। हाँ वो, हाँ जो लो हाँ सर। वेवलेंथ है वो अंदर तो चले जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसमें क्या होता है सोलर पैनल में कि जो ग्लास से कवर होता है, लेमिनेटेड होता है, तो उसमें इंट्रैप हो जाते हैं एनर्जी, और एज वेल एज क्या होता है उसकी ऑब्जर्विटी ज्यादा होती है। कलर इस तरह से क्या होता है कि ऑब्जर्विटी ज्यादा और रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सके, इसलिए ऑलवेज क्या होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा होता है। हाँ उसी केस में होगा जबकि आपका रेडिएशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट जो होगा आपका पैनल और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम होगा। इरिटेशन सम नहीं है, जैसे कि बादल कवर्ड है और या फिर फॉगी डे है, पूरा आपका कवर्ड है, यानी कि इन्वायरमेंट सनलाइट नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको इन्वायरमेंट और एम्बिएंट का टेम्परेचर, सॉरी पैनल और एम्बिएंट का टेम्परेचर दोनों का सेम मिलेगा। लेकिन अगर क्लियर सन स्काई है, ठीक है, और आपको सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, तो ऑलवेज आपका पैनल का टेम्परेचर मोर देन द इन्वायरमेंट टेम्परेचर होगा, कभी भी उसका इक्वल नहीं होगा। आप आना, दिखाएंगे जब आप कॉलेज खुलता है, हमारा पैनल लगा हुआ, आप मेजर करके देख लेना। एम्बिएंट का टेम्परेचर 26, तो आपको दिखाएगा 26 और 27 है, तो उसका आ जाता है 35 38 आता है, और जैसे जैसे रेडिएशन क्लियर स्काई होगा उतना ज्यादा वेरिएशन आता है। तो वही बातें यहाँ पे हो रही है कि जब मॉड्यूल का टेम्परेचर आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा 50 के आसपास, 48 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे होगा टेम्परेचर। तो अगर क्लियर स्काई है तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड या, तो हमें मॉड्यूल टेम्परेचर लेना है, एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन के लिए। तो ये आपने कैलकुलेट करके क्या निकाला कि 12 मॉड्यूल हमें सीरीज में लगाने हैं इसको फुलफिल करने के लिए। हाँ बताओ। तो जैसे 12.01 मॉड्यूल आए हैं, हाँ तो हम 12 लेंगे या 13 लेंगे? 12 लेंगे। 12.01 वेरी क्लोज टू 12 ना। तो सर मतलब कि अगर वोल्टेज अगर पे ये मतलब अगर ये 12.4 आ जाता या 12.45 आ जाता या 12 पॉइंट समथिंग इस तरह से आता, 0 पॉइंट जनरली क्या होता है कि 12.5 से ज्यादा आता है तो 13, 12.5 से कम आता है तो 12 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम बड़ा, देखो अगर आपने सीरीज में एक पैनल ज्यादा लगा लेंगे तो हार्मफुल नहीं होगा, समझ रहे बात को, लेकिन अगर आपने कम लगा लिया तो हार्मफुल होगा। तो ये चीजें क्योंकि वेरिएशन होता है ना इसमें, आपका सोलर है वो फिक्स नहीं रहेगा, वेरी करेगा, तो आप एक्स्ट्रा, लेकिन ना जब यहाँ 12.01 आ रहा है तो हम 12 ही लेंगे, हम 13 नहीं लेंगे। अगर ये 12.45 या 5 या 5 पॉइंट समथिंग आ जाता तब हम इसको 13 ले लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9.69 है, ये 10 कंसीडर होगा, ये वाला 10 कंसीडर होगा, ठीक है। बट ये कैलकुलेशन गलत है, तो इस कैलकुलेशन में आप ये टेम्परेचर वेरिएशन लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, और यही रीजन है कि हमारे इंडिया में जो 3 और 4 मंथ जो गर्मी का सीजन होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आपका सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का जो इफिशियंसी होता है डिक्रीज कर जाता है, आपका 7% 6% के आसपास आ जाता है फोटोवोल्टिक सिस्टम का इफिशियंसी, और ये हमारे लिए मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हाँ। तो जैसे आपने बताया कि गर्मियों के दिनों में मॉड्यूल का टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, उसकी वजह से सर परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती है। तो सर जैसे प्लेट्स लगी हुई होती हैं, तो मतलब कि कुछ इस तरीके से लगाए कि उसके पीछे की तरफ हीट एक्सचेंज करा सकें हाँ, तो उसपे काम चल रहा है, मेरा भी रिसर्च इसी पे चल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ लोग तो इस पे रिसर्च किए हैं कि फिन लगा दिया जाए, तो फिन लगा के उसको कूलिंग किया जाए। कुछ लोग ये भी बताएं कि जो मैं उस दिन आपको बता रहा था कि कभी भी सोलर पैनल को ग्राउंड पे नहीं, वो इंक्लाइन देके ऑन द ग्राउंड नहीं रखना चाहिए, सर्टेन स्पेस देना चाहिए ताकि उसके नीचे से एयर जा सके और वहां से हीट ऑब्जर्व कर ले। अब हमारा जो रिसर्च चल रहा है, मैं ये कर रहा हूँ कि उसमें लिक्विड कूलिंग का प्रोसेस देख रहा हूँ कि वाटर से कूलिंग करें अगर हम, हमने उसमें मिस्ट कूलिंग का प्रोसेस दिया, जैसे एयर कंडीशनिंग आपका फ्रिज वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या होता है, या वाटर कूलर जो आप देख रहे हैं, वाटर कूलर में क्या होता है, जो एयर वाशर है उसमें लिक्विड को आप स्प्रे फॉर्म में सप्लाई करते हैं, तो मैं वही मिस्ट कूलिंग कर रहा हूँ। मिस्ट कूलिंग क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक नोजल टाइप का इंजेक्टर लगाया है, वाटर को प्रेशराइज करके उसके पैनल पे सप्लाई कर रहा है, और वो ड्रॉपलेट फॉर्म में जाएगा, वो फिल्म फॉर्म में नहीं जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में जाएगा, ताकि उसके इरेडिएशन को कम नहीं करेगा। और ड्रॉपलेट क्या होगा, इजीली जो है जो सोलर पैनल पे जब पड़ेगा वहां से हीट ऑब्जर्व करेगा, वो वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज